हेलो दोस्तों, द त्रिशूल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है, रूसो के लिए किसी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सत्य, दूसरा है कर्तव्य, सी शक्ति और डी है कानून। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं यह बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात रूसो के लिए सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में कानून को माना जाता है। इसके बाद से दूसरा प्रश्न है, नव संस्थावाद बल देता है, अर्थात नव संस्थावाद किस पर बल देता है? संस्थाओं पर, न कि व्यक्ति पर। दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन संस्थाओं तथा व्यक्तियों के बीच संतुलन पर। सही ऑप्शन है राजनीति में समूह सिद्धांत पर। डी ऑप्शन है राजनीति पर अर्थशास्त्र हावी रहता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात संस्थाओं पर बल देता है, बल्कि व्यक्तियों पर बल नहीं देता है, नव संस्थावाद। इसके बाद से तीसरा प्रश्न कहता है कि किस अवधि में उत्तर व्यवहारिकतावाद प्रमुखता की ओर बढ़ा था? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा है 1930 और 1940 के दशक में, बी है 1880 और 1890 के दशक में, सी ऑप्शन है 1960 से 1970 के दशक में और डी ऑप्शन है 1990 और 2000 के दशक में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात 1960 और 1970 के दशक में उत्तर व्यवहारिकतावाद की प्रमुखता की ओर बढ़ा था। इसके बाद से चौथा प्रश्न है, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है। तो प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध व्यवहारवाद से है कि उदारवाद से है कि मार्क्सवाद से है कि उत्तर व्यवहारवाद से? तो आप सभी लोगों को मालूम है कि प्रासंगिकता का सिद्धांत जो है वह उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। पांचवा प्रश्न कहता है कि हिंदू पॉलिटिकल के लेखक कौन है? बेनी प्रसाद, बी.एन. सेलितोर, अथवा ऑप्शन नंबर सी है एन.सी. बंदोपाध्याय और डी है के.पी. जायसवाल। तो हिंदू पॉलिटिकल के जो लेखक हैं वह हैं के.पी. जायसवाल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद से छठवां प्रश्न कहता है, सैमुअल की पी हंटिंगटन के लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत कहाँ स्थित है? प्रथम लहर में, द्वितीय लहर में, तृतीय लहर में, अर्थात चतुर्थ लहर में? तो ऑप्शन नंबर जो सी है उस तृतीय लहर में स्थित है, अर्थात सी इसका सही आंसर है। सातवां प्रश्न कहता है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स पापर, लॉर्ड ब्राइस, डेविड ईस्टन, एमिल बोरेल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है, अर्थात डेविड ईस्टन, बिल्कुल सही जवाब होगा। आठवां प्रश्न कहता है, एसेटन समिति प्रतिवेदन संबंधित है भ्रष्टाचार से, बी दिया हुआ है भर्ती से, सी है पदोन्नति से और डी दिया हुआ है प्रशिक्षण से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात प्रशिक्षण से, यह बिल्कुल सही है। एस्टन समिति प्रतिवेदन प्रशिक्षण से संबंधित है। इसके बाद से अगला प्रश्न कहता है, किसने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है स्टीफन एल वासवी, बी है जॉन मेज, डेविड ईस्टन और डी दिया हुआ है आमंड। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर जो सी है, अर्थात डेविड ईस्टन, यह बिल्कुल सही जवाब है। राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन डेविड महोदय के द्वारा किया गया है। इसके बाद से 10वां प्रश्न कहता है, निम्न में से किसने कहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है? ऑप्शन नंबर ए है जे.एस. मिल, आइजिया बर्लिन, टी.एच. ग्रीन और डी है अर्नेस्ट बार्कर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है आइजिया बर्लिन, यह बिल्कुल सही जवाब है, अर्थात नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है, ऐसा आइजिया बर्लिन के द्वारा कहा गया। इसके बाद से 11वां प्रश्न देखते हैं, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लीबर शब्द से है जो लिया गया है। पहला ऑप्शन है फ्रेंच भाषा से, बी लैटिन भाषा से, डी ग्रीक भाषा से और डी है जर्मन भाषा से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अर्थात उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लीबर शब्द से हुई है जो लैटिन भाषा से लिया गया है। इसके बाद से 12वां प्रश्न है, थॉमस मोर, उसके बाद से फुरियर,
और रॉबर्ट ओवेन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हिंसक समाजवाद, बी है स्वप्निल समाजवाद, डी है राज्यहीन समाजवाद और डी है फेबियन समाजवाद। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात स्वप्निल समाजवाद, यह बिल्कुल सही जवाब है। थॉमस मोर, फोरियर और रॉबर्ट ओवेन को स्वप्निल समाज से जोड़ा गया है। इसके बाद से अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है वह कौन सा है? अर्थात गालिस्ट पार्टी है, साम्य पार्टी है, रेडिकल पार्टी है और डी दिया हुआ है समाजवादी पार्टी से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है अर्थात रेडिकल पार्टी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद से अगला प्रश्न है कि यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? ये है डेविड ह्यूम, जे ब्राइस, सी ऑप्शन है आर एम मैकाइवर और डी है सी एच कूले। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात जे ब्राइस बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया की ही लोकतंत्र की गतिशीलता है, यह जे.एस. ब्राइस के द्वारा कहा गया है। इसके बाद से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, संबंधित नहीं है पूछ रहा है अर्थात वी फेरेटो, जी मोस्का, सी ऑप्शन है रॉबर्ट मिचेल्स, डी है डेविड ईस्टन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अर्थात डेविड ईस्टन बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से जो संबंधित विद्वान है वह है डेविड ईस्टन। इसके बाद से 16वां प्रश्न है कि यदि असमानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है मॉन्टेस्क्यू, अरस्तु, मैकियावेली अथवा जे.एस. मिल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात अरस्तु, वह बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि उन्हीं के द्वारा यह कहा गया कि यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट हो जाता है तो साथ ही अति समानता की भावना से वह नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रबंधन की कौन सी प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बंद प्रणाली, खुली प्रणाली, सी है अनुकूलन प्रणाली और डी दिया हुआ है परिवर्तनी प्रणाली। तो इसमें जो बंद प्रणाली है वह प्रबंधन की बंद प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 18वां प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, बी है राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है और सी ऑप्शन है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है और डी दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अध्यक्षात्मक शासन जो होता है उसमें ये जो तीनों दिया हुआ है बिंदु, ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर डी है अर्थात उपयुक्त सभी, ये सही है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद से 19वां प्रश्न है कि किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेश के साथ देखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लिखित परीक्षा, बी है मौखिक परीक्षा, सी है प्रदर्शन परीक्षा और डी है योग्यता परीक्षा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है अर्थात मौखिक परीक्षा, यह बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण क्या है? पहला है ऑप्शन राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, बी है शक्तियों का केंद्रीकरण, सी है एक मिलीजुली राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की सरकार और डी है सरकार को नियंत्रित करने की संसद की लघुकृत शक्तियाँ।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब है। अर्थात फ्रांस में जो सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है उसका प्रमुख कारण एक मिलीजुली राष्ट्रपतीय संसदीय प्रणाली की सरकार है। इसके बाद से अगला प्रश्न कहता है कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका है, ध्यान देने की योग्य बात है। अर्थात इसमें पूछ रहा है कि विधायिका है भारतीय संसद की, ब्रिटिश संसद की, स्विस विधायिका की अथवा अमेरिका कांग्रेस की। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात ब्रिटिश संसद, ये विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका इसमें पाई जाती है। इसके बाद से प्रश्न नंबर 22 कहता है कि न्याय का विवरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। ए प्लेटो के द्वारा, बी है लॉक के द्वारा, सी है मार्क्स के द्वारा और डी दिया हुआ है राल्स के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात न्याय का विवरणात्मक सिद्धांत राल्स महोदय के द्वारा दिया गया था। 23वां प्रश्न कहता है कि विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए है यूके में, फ्रांस में और सी है यूएसए में और डी दिया हुआ है भारत में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे हैं अर्थात यूएसए अमेरिका में जो है कि विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। इसके बाद से 24वां प्रश्न कहता है कि जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है लॉक का, बी है लास्की का, सी है ग्रीन का और डी दिया हुआ है बिलोबी का। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए लॉक दिख रहा है यह बिल्कुल सही जवाब है। लॉक महोदय ने कहा था कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होता है। यह कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद से 25वां प्रश्न है कि निम्न में से किसने संप्रभुता के निरंकुशता शासन के सिद्धांत का विस्तार किया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका निकोलो मैकियावेली, ऑप्शन नंबर बी है डेविड स्टर्न, सी है थॉमस हॉब्स और डी है जॉन लॉक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है अर्थात थॉमस हॉब्स, यह बिल्कुल सही जवाब होगा। अर्थात इसी के द्वारा संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विस्तार किया गया था। इसके बाद से 26वां प्रश्न कहता है कि सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है तथा जहाँ तक यह समान है वहाँ इच्छा नहीं है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए है डेविड ह्यूम, जे.एस. मिल, सी दिया हुआ है टी.एच. ग्रीन और लास्ट ऑप्शन डी है एल.टी. हॉब हाउस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है अर्थात हॉब हाउस की द्वारा ये कहा गया था, अतः ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 27वां प्रश्न कहता है कि सामुदायिकतावाद का एक प्रमुख धारा है। ऑप्शन नंबर ए है उदारवाद की, बी है मार्क्सवाद की, सी है सर्वाधिकारवाद की और डी है प्रत्ययवाद की। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है अर्थात प्रत्ययवाद की, यह बिल्कुल सही है। सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा प्रत्ययवाद की है। इसके बाद से 28वां प्रश्न है कि जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लोकप्रिय प्रभुसत्ता सिद्धांत, बी है बहुलवादी सिद्धांत, सी है एकलवादी सिद्धांत अथवा डी है प्रत्ययवादी सिद्धांत। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है अर्थात एकलवादी सिद्धांत, यह बिल्कुल सही जवाब है। जॉन ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित जो प्रभुसत्ता सिद्धांत है वह एकलवादी सिद्धांत है। इसके बाद से आप प्रश्न नंबर 29 है कि संप्रभुता की अवधारणा निम्न में से मुख्यतः क्या है? ए है राजनीतिक, वैधानिक, दार्शनिक और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो संप्रभुता की अवधारणा है वह एक वैधानिक अवधारणा मानी गई है। इसके बाद से ऑप्शन नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 30 है कि स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? कांट है, टी.एच. ग्रीन है, लास्की है और डी दिया हुआ है जे.एस. मिल। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है टी.एच. ग्रीन,
यह बिल्कुल सही जवाब है। स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने के योग्य है। यह टी.एच. ग्रीन महोदय के द्वारा कहा गया है। प्रश्न नंबर 31 है, कौन इस विचार का अग्रणी है कि विवरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए माइकल वाल्जर, बी है जॉन राल्स, डी है रोनाल्ड डोरकिन और डी है अमर्त्य सेन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है अमर्त्य सेन, यह बिल्कुल सही जवाब है। अर्थात अमर्त्य सेन के द्वारा विवरणात्मक समान को लोगों के सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए, ऐसा विचार कहा गया है। इसके बाद से प्रश्न नंबर 32 कहता है, किसने कहा कि किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लास्की, बी दिया हुआ है ग्रीन और सी है आपका हीगल और डी दिया हुआ है बार्कर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात लास्की, वह बिल्कुल सही जवाब है। अर्थात लास्की महोदय के द्वारा ही कहा गया कि किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। इसके बाद से प्रश्न नंबर 33 है, राज्य समाजों का एक समाज है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है लास्की का, ऑप्शन नंबर बी है लिंडसे का, सी है हीगल का और डी है दांते का। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है लिंडसे, यह बिल्कुल सही आंसर है। अर्थात लिंडसे के द्वारा कहा गया कि राज्य समाजों का एक समाज है। इसके बाद से प्रश्न नंबर 34 है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक सुरक्षा, सी है राजनीतिक सुरक्षा और डी है इसमें से सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, यह बिल्कुल सही जवाब है। अर्थात कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना और राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्न चिंतकों में से किसने राजनीतिक विज्ञान को प्रमुख विज्ञान कहा है? ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो, बी अरस्तु, सी है पॉलजेने, डी है लास्की। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात अरस्तु, यह बिल्कुल सही जवाब है। अर्थात अरस्तु के द्वारा ही राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान कहा गया है। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।